अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, और हमारे साथ इसके लिए इस पर अपने विचार देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह। तो हम तत्काल सीधे मुद्दे पर आते हैं और संजीव सिंह जी से बातचीत शुरू करते हैं। जी नमस्कार। संजीव जी, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ चर्चाओं का बाजार रहता है। जब भी वो, चाहे वो इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं या कहीं विदेश में कहीं भी उनका दौरा होता है, तो अपने देश में खासतौर पर बीजेपी और जो केंद्र की सत्ता है, मोदी सरकार जो है, उनके मंत्री से लेकर के पूरी बीजेपी ट्रोल करने लगती है। राहुल गांधी चाहे जो भी कहें उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना और एक तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश करना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अभी हाल ही में जो कल और आज 2 दिन में जो कुछ भी राहुल गांधी ने वहाँ कहा है, उसमें कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं कही है। वो 2024 के इलेक्शन में जो कुछ कहते रहे हैं, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद संसद में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, या संसद के बाहर जिन मुद्दों को लेकर के वो चल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर बड़े साफगोई के साथ उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई बयान मुझे नहीं लगा कि वो भारत विरोधी हो। बावजूद इसके, चाहे वो जात जनगणना का मामला हो, चाहे वो अपने देश की विविधता में एकता की बात हो, चाहे वो जो 90% जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जनरल कास्ट के जो गरीब हैं, उनकी बात करते हैं, वो उनको लाइमलाइट में ले आने की बात करते हैं। इसमें आखिर क्या ऐसा क्या लगने लगता है कि राहुल ने जो कुछ भी कहा है वो भारत विरोधी है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों की जानकारी में, और जो भी हमारे विरोधी हैं उनके लिए ये आपने बहुत मौजूद सवाल पूछा है। आज देश के जननायक, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके नेता राहुल गांधी जी की अमेरिका की यात्रा को लेकर, राहुल जी इसके पहले भी जाते हैं, और आपने सही कहा कि जब तक उनकी यात्राएं होती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई रहती है, और अब बौखलाहट उसकी ज़्यादा हो गई। वो इसलिए हो गई कि जो 2024 के चुनाव के परिणाम आए, और जैसा कि आपने सवाल पूछा, राहुल जी ने उसके पहले भी कहा, जब उन्होंने 7 सितंबर और 2023 में, माफ़ करिएगा 22 में, जब उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी, पदयात्रा शुरू की थी, तो उसके बाद आपने देखा कि तमाम तरीके से लोगों ने कहा कि ये तो 2 महीने बाद लंदन चले जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं चल पाएंगे, और तमाम तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमले किए। लेकिन हम सब ने देखा कि दुनिया के इकलौते नेता राहुल गांधी जी निकले, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, और उस पदयात्रा के दौरान जो हमारी ओपिनियन है, जो कि हम उत्तर प्रदेश के साथी भी, हम भी पदयात्रा में 5 दिन हम लोग सह पदयात्री की भूमिका में रहे, जब वो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दिल्ली के होते हुए। तो उस दौरान एक चीज़ हम लोगों ने देखा, और राहुल गांधी जी ने लगातार अपने बीच बीच में स्पीचेस में कहा कि मुझे यात्राओं ने मुझे बहुत मजबूत किया है, भारत को समझने का मौका दिया है। और निश्चित है कि एक संस्करण आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब देश के राष्ट्रपिता मदन मोहन मालवीय, माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो उनके गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जी का नाम महात्मा भारत में आने पे पड़ा। उसके पहले वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने कहा कि मोहन, तुम अगर दक्षिण अफ्रीका में
वहाँ पे जो क्रांति गोरे और कालों के बीच में चल रही है उस पर तुमने समझाने का, तो उसके बाद उन्होंने देश को समझने का प्रयास किया। और एक छोटा सा संस्करण था कि महात्मा गांधी उसी यात्रा के दौरान आपने देखा कि जो शूट बूट वाला गांधी था, उन्होंने अपने वस्त्र को त्याग किया। अब वो पीछे नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी जी को मैं महात्मा गांधी के समकक्ष नहीं मान रहा हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि भी खुद भी कहते हैं, लेकिन राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान जो चीज़ें पाई, और लगातार ये भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद फिर एक न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक हुई। डॉक्टरों ने कहा कि आप बहुत पैदल चलेंगे तो आपके घुटने की स्थिति ठीक नहीं, उसके बावजूद भी गाड़ियों से चले, घुटनों से जहाँ था दर्द था वहाँ गाड़ियों चले, पैदल भी चले। उसके बाद राहुल गांधी जी चुनाव में गए, और चुनाव में जो पूरे देश का, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो एक मैंडेट था उनके दिमाग में, वही चर्चा किया, और कहीं ना कहीं एक पैन इंडिया लीडर के रूप में राहुल गांधी की ख्याति हुई। और उसको लेकर के जो परिणाम आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए, सत्ता में सबसे बड़ी सफलता इस बात की है कि जो लोग 370 पार 400 पार की बात करते थे, वो 200 के पार पे हार हो गई। 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए बहुमत का। जो मोदी सरकार चलती थी, आज मजबूरी में वो एनडीए सरकार कह रही है। और ऐसे 4-4 बिल राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने पे वापस लिया, चाहे मीडिया से ले लें, चाहे उसके बाद आपके क्या कहते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, तमाम ऐसे चीज़ें। तो कहीं न कहीं वो जो नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही थी, इसको लेकर के अब हम बात करते हैं कि वो इंडिया से जब बाहर गए हैं अमेरिका, वो यही चर्चाएं कर रहे हैं। हाँ। जब वो ये चर्चा कर रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही को रोका है, हमने का मतलब है कि भारत की जनता ने, हाँ। और भारत की जनता ने जनादेश दिया, ठीक है, हम 99 पे पहुंचे, हम 100 पे पहुंचे, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग इस चर्चा को क्यों नहीं करते कि कश्मीर में जहां आप कहते हो अविभाज्य जंग है, वहां आप 3 सीटों पे लड़ने से भाग जाते हो। आप 370 हटाने की बात करते हो, कहते हो कि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं श्रीनगर के स्टेडियम जाकर कि 370 पार नारा होगा, 400 का पार नारा होगा, संविधान बदलेंगे। ये सारी चीजें लेकर के देश का एक दलित, शोषित, वंचित समाज चिंतित था, और वो राहुल गांधी जी के साथ आया इंडिया गठबंधन को, उसने 240 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रोका, और रोकने के बाद आज नरेंद्र मोदी सरकार, और स्वयं अभी आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि किसी को अपने को भगवान नहीं मानना चाहिए। तो ये किसके ऊपर हमला था? तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे है। अब राहुल गांधी जब अमेरिका गए, तो नरेंद्र मोदी जी की तरह जो हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था ह्यूस्टन में, आपको याद होगा, वो इस तरह का नहीं है कि हाउडी राहुल गांधी, वो इंडियन डायस्पोरा में जा रहे हैं। हाँ। भाई वो इंडियन डायस्पोरा किसका है? जो भारतीय मूल के लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, जिनसे नरेंद्र मोदी जी भी चंदा मांगते हैं। वहाँ चंदा मांगने राहुल गांधी नहीं गए, वहाँ इंडियन डायस्पोरा के कार्यक्रम में गए। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में गए, जहाँ छात्रों से मिले, और वहीं टेक्सास में जो शहर आता है डैलस, जहाँ इंडियन डायस्पोरा के लोगों की, और यही चर्चाएं हुई। और उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में जो जातियों की समानता है, उस पर चर्चा की, अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो इस देश का एक्सरे कैसे आएगा। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में लोगों का कि अगर आप यहाँ आए हो तो अपने हुनर से आए हो, हमारे देश में हुनर की इज्जत नहीं हो रही। उन्होंने अपने अमेठी दौरे की बात की, सुल्तानपुर के उस हमारे जो है चरमकार भाई की बात की कि इस तरह की चीज़ें, तो इनको सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ किसी हुनर को, किसी चरमकार को, बढ़ई को, तमाम ऐसे लोगों को, लोहार को, तो ये उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा की। दूसरी बात कि जो तानाशाही का आलम था उस पर चर्चा की। चाइना को लेकर क्यों नहीं बात की जाए? चाइना को लेकर के भी बात करना, मुझे लगता है कि उन लोगों को आप खोल के देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की 75 साल की आज़ादी में नरेंद्र मोदी जी एक वाहिद प्रधानमंत्री, इकलौते प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा चीन की यात्रा की है। चीन के राष्ट्रपति का झूला झुलाए थे अहमदाबाद बुला करके। और इतना ही नहीं, चीन से संबंध उनकी मजबूरी है रखना, इसलिए कि जो एक व्यापारी चांग चुंग ली का प्रकरण आया, अडानी के प्रकरण में, आज आप सब मालूम है आप सबको कि माधवीपुरी बुश की जो चर्चा हो रही है, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, डॉक्टर जयराम रमेश हों, चाहे हमारे मीडिया के चेयरपर्सन पवन खेड़ा जी, बार बार उठा, आज भी मुद्दा उठा कि साहब जो सेबी की चेयरमैन थी, उन्होंने 2017 से लेकर के 24 तक, एक तो उनकी कंपनी है
जिसके वो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, 99% शेयर, और उसके बावजूद भी महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेके करीब आधा दर्जन कंपनियों से उन्होंने अच्छी धन उगाही की। और वे वहीं से भी जिसकी जांच अडानी के फर्म की करनी थी, आपको ख्याल होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। तो ये सारी चीजें छुपी क्योंकि अडानी का बहुत सा ज्यादा पैसा वो चाइना में इन्वेस्ट है, और इसीलिए जो व्यापार घाटा है वो व्यापार घाटा पिछले 10 सालों में दुगुना के लगभग हो चुका, 136 अरब डॉलर के आसपास। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में इस बात को भी कहा कि साहब पिछले साल हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत चमक धमक दिखाई, जबकि आपको, आपके समझदार दर्शकों को मालूम होगा कि G20 का पहला अधिवेशन हिंदुस्तान में हुआ था, कांग्रेस की सरकार की देन थी, हमने कभी ऐसा ढिंढोरा नहीं पीटा था। और चूंकि इसमें जो देश हैं वो बारी बारी अपने जो प्रोग्राम जो बदलते रहते हैं, हम वो रूटीन की तरह से, जैसे रूटीन वाइज। ब्राजील में नवंबर में G20 का सम्मेलन है। राहुल जी ने इस सवाल को उठाया कि आज G20 के बीच ये बात होनी जा रही है कि जो बिलियनरीज हैं, जो खरबपति हैं, उन खरबपतियों का उनके देश में अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए 2% टैक्स यानी अरबपति कर लेना जरूरी है। ये G20 की मांग हो रही है, और हिंदुस्तान में राहुल गांधी इस बात को उठाने वाले पहले नेता हैं। कह रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जी का क्या ख्याल है, क्योंकि एक सोर्सेस से हम सबको मालूम है कि लगभग 336 हिंदुस्तान में खरबपति हैं अजय जी, और जिनकी आमदनी, अगर हम अरबपति की बात कर रहे हैं, बिलियनरीज की बात कर रहे हैं, तो मतलब उनकी आमदनी लगभग आप मान के चलिए कि लगभग वो उसको डॉलर में चेंज कर लीजिए तो सैकड़ों करोड़ रुपए, ये 336 नए जो हमारे यहाँ अरबपति पैदा हुए हैं, उसमें से हम ये नहीं कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के भी मित्र होंगे, औरों के मित्र होंगे। तो क्या अगर G20 के और देश अरबपति कर की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी अपने ही देश के जो 336 अरबपतियों की सूची हमारे सरकार के पास हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो, तो क्या हमारी सरकार उन पे भी कर लगाएगी? क्योंकि एक किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है तो 28% GST दे रहा है, और जहाज खरीदने वाला हो तो पता चलता है साहब उसके ऊपर GST 4% है। तो ये दिक्कत है, जो असमानता है। तो राहुल गांधी जी इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। चाइना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जी का इतना प्रेम है, और क्यों, आपको अच्छी तरह ख्याल है कि 2020 में हमारे यहाँ हमारे सैनिक शहीद हुए थे, 20 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सफाई दे दी थी कि न कोई आया था न कोई गया था, तो जिसको लेकर के चीन ने पूरे वर्ल्ड फोरम पे अपनी बातें रखी कि साहब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुद ही हमको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर के चीन को कही गई। अब क्यों बातें ये नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देशद्रोही, लोग भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी गए थे मेरे ख्याल से चाइना में या साउथ कोरिया में, जब इस बात को कह रहे थे नोटबंदी के समय कि घर में शादी है और लोगों को पैसे तो इससे ताली बजा के मजा ले रहे थे। ये भी कहा विदेश के दौरे पे अपने कि साहब 2014 के पहले जो लोग पैदा होते थे तो कहते थे कि हम कहाँ पैदा हो गए, क्या गलती की थी। तो नरेंद्र मोदी जी को स्वयं अपने आप में झांकना चाहिए कि क्या वो गलती किए थे क्या, बिल्कुल उनको भी झांकना तो चाहिए। इस तरह की बातें, तो देशद्रोह की बात तो ये हुई जी, जो इनके मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं। और ये लोग जब बातें करते हैं मुझे बड़ा बचकानी लगती है अजय जी। एक देशद्रोही संगठन का कार्यकर्ता उस संगठन के नेता को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे रहा है, जिसके अपने पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए। स्वयं उनके पिता आतंकवाद का शिकार होते राजीव गांधी जी के चिथड़े नहीं मिले थे जी, पूरी शरीर नहीं मिली थी, कहीं नाक पे रेबन का चश्मा लगा हुआ था तो और पैर की अंगुलियों में जूते लोटों का जूता चिपका था, तो कहा गया सब ये राजीव गांधी हैं। उनकी दादी जिनको पूर्व आशंका थी खालिस्तान से जो प्रभावित आतंकवादी थे, देश 2 दिन पहले भुवनेश्वर ने कहा था कि मेरे खून का एक कतरा कतरा इस देश की मजबूती के लिए। इंदिरा जी को मालूम था, वो परिवार है। नेहरू जी 10 साल से ज्यादा जेलों में रहे। और इतना ही नहीं, जब ये लोग बात करते हैं तो 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पे था,
एक भी आरएसएस का बंदा क्यों नहीं शामिल हुआ, एक भी हिंदू महासभा के लोग क्यों नहीं शामिल हुए, मुस्लिम लीग के लोग क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि आपके दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूं कि जब उस दौर में आज़ादी के लिए गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ये जेलों में थे, तो उस समय हिंदू महासभा के लोग, यही जो एक निशान एक विधान की बात करने वाले लोग हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, फजलुल हक मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, और ये 1942 के आंदोलन को कुचल देने की बात करके यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जुलाई 1942 में बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। सिंध में जहां पर मुस्लिम लीग और इनकी सरकार थी हिंदू महासभा की, वहां पर अजय जी पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वित्त मंत्री रहते हुए सबसे पहले 1941 में बंगाल की विधानसभा में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ। तब तो बंटवारे की भी बात नहीं थी। और वहां पे एक भी संघी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अपने पूर्वजों से पूछो कि जब इस देश की आजादी के लिए लोग, कांग्रेस के लोग और तमाम लोग जेलों में जा रहे थे, लाखों लोग शहीद हुए 42 के आंदोलन के बाद, तो आप पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित करा रहे थे। ये इनकी सच्चाई है। तो ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, कोई बब्बर से दिल कार्यकर्ता को, नेता राहुल गांधी को, जिसकी आवाज आज पूरी दुनिया सुन रही है, ये उससे बौखलाहट है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की एक संस्था ने बता दिया, आप गूगल करिए तो आता है कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, झूठा नेता कौन, तो पता चलता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राहुल गांधी का नाम नहीं आता। तो ये बौखलाहट इस बात की है। और अब तो संघ भी कन्नी काट रहा है। जो 2 राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की सभाएं कम से कम होंगी। हाँ, मैंने जम्मू कश्मीर का सुना था कि वो शायद 3 रैली वहाँ करेंगे और 5 रैली हरियाणा में करेंगे। और अब तो ये भी आने लगा है कि बहुत सारे स्टेट्स अपने यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाना चाहते। उनको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे प्रचार करने के लिए तो उससे हमारा नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें पार्टी के अंदर भी जो छन करके आ रही है वो चीज़ें स्पष्ट हैं। लेकिन राहुल गांधी का भाषण जो अमेरिका में जो आपने जिक्र किया, वो कल हो या आज हो, उन्होंने कहीं भी आरक्षण को लेकर के कोई इस तरह की बात नहीं की कि हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। बल्कि उन्होंने उनसे सवाल भी ये पूछा गया था आरक्षण को लेकर के, तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक इस पूरे देश में जो लोग भी हैं समानता की स्थिति नहीं बनती है, जब तक उनकी प्रतिष्ठा की बात नहीं बनती है, उनके सम्मान की, उनके हक और हुकूक की बात नहीं बनती है, तब तक जो है वो हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। और आज की तारीख में तो इस तरह का कोई विचार हमारे दिमाग में है ही नहीं। बावजूद इसके मायावती को कैसे लग गया कि वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। वो 3 ट्वीट उन्होंने लगातार किया और कहा कि कांग्रेस उसको हटाना चाहती। कांग्रेस अगर हटाना चाहती तो 1947 के बाद आरक्षण को संविधान में लाया क्यों गया? 47 से लेकर के आज 2024 तक आप बार बार कहते हो कि जो 70 साल में हुआ वो कभी नहीं हुआ, तो वो तो आरक्षण दिया हुआ तो कांग्रेस का ही है। वो चाहे जो भी पार्टियां हों, अब मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय तो बसपा और इस तरह की पार्टियों का उदय भी नहीं हुआ, इस तरह की कोई बात भी नहीं चल रही। जी जी, देखिए राहुल गांधी जी को लेकर के जो बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने ट्वीट किया है, एक्चुअल में उनकी बौखलाहट है। क्योंकि बहुजन समाज मायावती जी के जो पिछले एक्टिविटीज़ थी, पिछले चुनाव में एक्टिविटीज़ के कहने मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया, और ये छिपी बात नहीं है, मैं थोड़ा और खुल के बात करना चाहता हूँ। ये वही मायावती जी हैं कि 2002 में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने गुजरात गई थी। गोधरा के बाद ये पहली नेता थी। और ये वही मायावती जी हैं कि बसपा के एक सांसद के राज्यसभा बनाने के लिए भाजपा से सहयोग लिया था 2009 में। तो और
मायावती जी दूध की धूली नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री बनी। कल्याण सिंह के समय से आपको यदि ख्याल होगा, 6 महीने वाला। तो रक्षाबंधन के सौदे में, नाम नहीं लेना चाहता हूं स्वर्गीय उनके नेता का, टंडन, आदरणीय टंडन जी का, तो ये तो बसपा से पहले मिलकर के इनका गठबंधन था, बाद में भी था। मैं ये भी कहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि कांग्रेस के साथ था, लेकिन कांग्रेस ने कभी आरक्षण के, संविधान के या डेमोक्रेटिक इश्यूज पे कभी समझौता करते हुए मायावती जी से हाथ नहीं मिलाया। और मायावती जी या अगर सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि दलित वर्ग के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो जानते हैं। पंडित नेहरू ने 1951-52 में आरक्षण के सवाल को लेकर जो गलत चीजें कही जाती, काका का लेकर की कमेटी बैठी, उसमें भी माननीय चौरसिया जी मेंबर थे। उन्होंने जब सवाल उठाया था तो उसके बावजूद भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी लोग कहते कि नेहरू जी तो चाहते नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे? वो चाहते थे तभी जाकर के SC ST का आरक्षण सुनिश्चित हुआ। दूसरी तरफ जो लोग हमारे पर अंगुलियां उठाते हैं, मंडल आयोग की रिपोर्ट जब रखी गई बीपी सिंह के कार्यकाल में, बीपी सिंह कार्यकाल में, उसके बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए। क्यों नहीं लागू किया? क्यों नहीं उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लागू कराया? यूपीए की सरकार बनी तो उस समय के मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने पिछड़ों को 27.5% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के सरकारी नौकरियों में देने का काम किया। तो अगर आरक्षण की अगर विरोधी कांग्रेस होती तो मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, तो कभी चर्चा ही नहीं करती। और वो लोग जब हम मंडल की बात की कर रहे थे तो ये लोग कमंडल निकाल के और ये बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी लोग सवाल उठा रहे हैं, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराने का काम इन्होंने किया था बिहार में। आज कर्पूरी जी को, बिहार की जनता को लुभाने के लिए आज भारत रत्न दे रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जब बीपी सिंह मंडल आयोग की बात कर रहे थे तो कमंडल और इनके नेता आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, वो मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा चल रही थी और लगातार इन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है अभी नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना पे, अभी सब छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की और वहां पे जनता दल की सरकार मिलकर के थी, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, वो मिलकर के जाति जनगणना करा रहे थे। तो उसके विरोध में कोर्ट में कौन गया? झारखंड का पिछड़ों का आरक्षण किस सरकार किसने कम कराया? तो ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, और उन्हीं की भाषा मायावती जी बोल रही हैं। उनको दलित जवाब दे चुका है। और इस देश का, क्यों मैं दलित की बात नहीं करता, राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना पे बहुत भ्रम फैलाया गया, मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। राहुल जी से हम लोग की भी बातचीत हुई थी और इस बात पर उन्होंने कहा था कि जब तक भाई हमारे शरीर का एक्सरे नहीं होगा तब तक डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेगा कि कहाँ बीमारी, श्री अजय उपाध्याय के शरीर में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे खराबी है। आज इस देश का एक्सरे ये है कि हिंदुस्तान की जाति जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण का सवाल नहीं है। अगर उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर सवर्ण अभ्यर्थी भी, सवर्ण परिवार भी, ब्राह्मण, ठाकुर, राज और क्या कहते हैं, कायस्थ, भूमियार, ये भी अगर ये भी कहीं पिछड़े हैं तो क्या ये देश की उस मुख्य धारा में नहीं शामिल होना चाहिए? 3-3 हजार वर्षों से तो हमारे देश का दलित, शोषित, वंचित तो है ही है, कहीं ना कहीं ऐसे वर्ग। तो ये पूरी चीज है कि जातीय जनगणना से इस बात की, पहली बात की चिन्हित किया जाएगा कि पूरे देश में हमारी व्यवस्था का फायदा कौन लोग उठा रहे हैं, कौन इससे वंचित रह जा रहे हैं। उसमें पिछड़ा भी है, उसमें दलित भी है, उसमें सवर्ण भी है, ये बात चल रही है। और इसको लेकर के बौखलाहट उनकी, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी के रूप में एक जननायक, जो उन्होंने खुद कहा कि मैंने जो भारत जोड़ो पदयात्रा की, उस भारत जोड़ो पदयात्रा ने मुझे बताया, जब वो कह रहे थे कि जब मैं सड़कों पे चलता हूँ तो उनका घर छीन लिया गया था, जय जी ख्याल होगा, इसी सरकार ने कहा जब चलता हूँ तो लगता है ये मेरा घर है घिरा हुआ, और यही मैं हिंदुस्तान देख रहा हूँ। इसी के घर बीच में जो लोग आते हैं। नहीं, आज तो मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के पहले यहाँ के जो राजनीति थी या जिस तरह के लोग थे, वहाँ एक पॉलिटिशियन को आई लव यू कहकर के कोई संबोधित नहीं करता था, उससे उस तरह से नहीं मिलता था। लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद से परिस्थितियाँ इतनी बदली हैं कि कम और नहीं, औरों का
की बात अलग है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर वो चाहे संसद की बात हो या रेस्टोरेंट की बात हो, वहाँ लोग जो है वो सबसे पहले आई लव यू कर करके वो स्वागत करते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि राजनीति में केवल घृणा क्यों, नफरत क्यों, हम इसको प्यार से भी तो एक दूसरे से राजनीति को चला सकते हैं और वो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसी तरह की बातचीत तो महात्मा गांधी भी लेकर के आए थे। जो आपने शुरुआत की महात्मा गांधी से लेकर के इनकी तुलना करने की बात थी, वो उनकी महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा केवल नाम ही नहीं है, वो एक आज की तारीख में महात्मा गांधी मतलब एक यूनिवर्सल थॉट है। बिल्कुल। और अगर हम उसकी नकल भी करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हम उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और देश को, उनके सपनों को साकार करने की दिशा में हम आगे जा रहे हैं। और मुझे ये लगता है, शायद आप सहमत होंगे, कि मायावती का जो अपना वोट बैंक है जिस पर कि वो राज करती थी, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 3 बार वो मुख्यमंत्री भी रही, लेकिन 2014 या 2009 के बाद से धीरे धीरे वो जो गिरावट आनी शुरू हुई है और अब की बार का जो इलेक्शन था उसमें सब कुछ सामने आ गया। पिछली बार के भी इलेक्शन में भले वो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को भला बुरा कहें कि उनके चलते जो है वो हमको सीट नहीं मिली, उनको ज़्यादा मिली, लेकिन इस बार के परिणाम ने तो ये भी बता दिया कि आप अकेले लड़ करके भी आपने क्या आपको हासिल हुआ। उनका वोट बैंक खिसक रहा है, खिसक चुका है। आरक्षण हो, जाति जनगणना हो, इस मसले पर समूचा समाज जो वाकई हजारों साल से दबा है, पिछड़ा है, कुचला गया है, वंचित है, उनके भी समझ में आने लगा कि ये लोग मिल करके संविधान को हटा देंगे। तो जब संविधान को ही हटा देंगे तो फिर हम उसमें बचा क्या, तो फिर वो राजा रजवाड़ों वाली स्थिति वहाँ से पहुँच जाएगी। क्योंकि बार बार राहुल गांधी ने इसको डिफाइन भी किया है कि आधुनिक भारत में का निर्माण ही वो संविधान के मार्फत से, हमारा आज हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो संविधान के माध्यम से ही मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये उनकी भी अपनी बौखलाहट है। नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो और उनके जो मंत्री हो, उनके मंत्री, एक नेताजी की बात मैं परसों सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस के उभार के चलते जो है वो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहाँ किसी पत्रकार ने पूछ लिया उनसे, पुलवामा का घटना का जिक्र कर दिया, तो उन्होंने यहाँ तक भी उस आदमी को नहीं पता है कि पुलवामा की घटना किस पीरियड में हुई, वो भी उसको भी कह दे रहे हैं कि वो पहले का मामला है। खैर, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने विजन को भारतीय जनमानस के सामने रखा, भारत में रह करके जो लोग भारत में रहने वाले हैं, ठीक उसी तरह से भारत के लोगों को जो अमेरिका में जाकर के बसे हैं उनके सामने अपने विजन को रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके साथ ही उन्होंने सारी चीज़ें विस्तार से बताने के बाद जो उन्होंने ब्रिज की बात की और उनको जो अपना एम्बेसडर बताया, इस लिहाज से ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी अगर वहाँ पर जाकर के इतनी सारी बातें नहीं बताते तो उनको मालूम नहीं होता। वो सारी, आज की दुनिया बहुत, सोशल मीडिया आने के बाद से आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हर चीज़ें पल भर में यहाँ से वहाँ 7 समुंदर पार भी पहुँच जा रही हैं। तो वो इन सारी चीज़ों से अवगत भी हैं। और उसका एक उदाहरण आप देखने को मिलेगा, जो आपके कहने का आशय है कि राहुल गांधी जी की जो नई राजनीतिक परिधि उन्होंने खींचने की बात कही कि हम अपने प्रतिद्वंदी को एक व्यक्तिगत दुश्मन के रूप में नहीं लेते, हमारी वैचारिक दूरी है, हाँ, हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि एक विकास और एक विकसित, एक विकासशील और एक यूनाइटेड इंडिया, जो वो सपना तभी पूरा होगा
नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विश्वास, तो कैसे होगा? तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो आइडिया ऑफ इंडिया राहुल गांधी की यही है कि कितनी बरकत होगी मेरे कारोबार में, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ नफरत की बाजार में। इस थॉट पे राहुल गांधी चले, और उसका 2 उदाहरण दूंगा। इतना सब कुछ हुआ, घर छीना, सांसदी छीनी, किसी सरकार ने आपने देखा जब वो कोर्ट से बरी नहीं हुए थे, सूरत से लेकर के फिर मामला भी चला, लगभग एक तरह से बरी कर सकते हैं, और तमाम फर्जी मुकदमे, तब भी राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार मुझे आजीवन जेलों में डाल दे, लेकिन मैं इस देश के लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा, सड़क पे आवाज़ उठाऊँगा। पदयात्रा के बाद न्याय यात्रा की। दूसरी तरफ उस मोहब्बत का एक उदाहरण देख के मैं कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आरएसएस के वो जो चिंतक हैं, राष्ट्र चिंतक कहते हैं, वो थोड़ा इस बात को हमारे गौर करके सवाल का जवाब दे दें। एक घटना जय जी हुई कि स्मृति ईरानी चुनाव हारती हैं, और हमारे कांग्रेस के वर्कर ही स्मृति ईरानी पे सोशल मीडिया के तहत ट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सीधे स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है जी। स्मृति जी एक बड़ी नेता है, आप सब, और वो महिला है, एक वरिष्ठ नेता और महिला नेत्री हैं, अब आप सब बंद करिए। तब से कांग्रेस का जिम्मेदार सिपाही कार्यकर्ता कहीं भी एक भी कोई भी चीज टिप्पणी नहीं करता। वहीं नरेंद्र मोदी जी जब संसद में इनके मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं जिसकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना कराएगा, तो नरेंद्र मोदी जी लताड़ नहीं लगाते। धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को, तो उन्होंने उस चीज को कहा कि अनपार्लियामेंट्री है कि संसद में आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस वीडियो को ट्वीट करते हैं, एक्स पे डालते हैं, और कहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखिए, कितना शानदार बहस किया है अनुराग ठाकुर ने। तो ये अंतर है कि एक नेता जो देश का प्रतिपक्ष का नेता है, स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन राहुल जी ने कभी नहीं बोला, और बोला तो ही कहा कि उनके खिलाफ हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता कोई भी टिप्पणी न करें। और दूसरी तरफ एक आपत्तिजनक भाषा देश के उसी संसद में बोली जाती है जब पूर्व में आपने देखा कि एक बसपा के सांसद जो वर्तमान में कांग्रेस से लड़े, दानिश अली के खिलाफ एक सड़क छाप लफंगों की भाषा में जब रमेश बिधड़ी बोलता है तो प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं। और वही राहुल गांधी पे अनुराग ठाकुर जो दिल्ली में किस तरह से कहा था कि गोली मारो डाट 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 हैं, वो व्यक्ति बोलता है कि जिसकी जात का पता नहीं, तो प्रधानमंत्री जी डांटते नहीं बल्कि उसको उस वीडियो को ट्वीट करते हैं, एक्स पे डालते हैं कि साहब देखिए कितना शानदार अनुराग ठाकुर ने जो है जवाब दिया है। तो ये अंतर है, और यही अंतर है गांधी की सोच का, कांग्रेस की सोच का, और यही अंतर है संघ और भारतीय जनता पार्टी की सोच का कि हम मोहब्बत के बल पर इस देश को जोड़ना चाहते हैं, और देश का प्रधानमंत्री नफरत और हिंसा अपने लोगों द्वारा उस प्रोपेगेंडा को बढ़ा करके इस देश को तोड़ना चाहता है। देश की जनता देख रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने बड़े करीने से मोहब्बत की दुकान को सजाया है, संवारा है। राहुल गांधी जी ने और आप सब ने मिल करके जो मोहब्बत की दुकान खोलने की शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से लेकर के और आज तक की तारीख में वास्तव में इस देश में गुलाब खिलने लगे हैं। और ये जो बौखलाहट है सिर्फ इसीलिए है कि ये कांटों को बिछाना उसकी कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन उन कांटों के ऊपर लगता है कि गुलाब की पंखुड़ियाँ ज़्यादा दिखाई देने लगी हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।